चलो आज हम हेनरिक फोल्डर के सिद्धांतों के 14 सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट टाइम पे बोर्ड के एग्जाम में ये क्या सिद्धांत पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखना। चलो देखेंगे डायरेक्ट पहला सिद्धांत आप देखें तो श्रम विभाजन का सिद्धांत। संचालक के कर्मचारी संचालन की कार्य क्षमता बढ़ने पर की जाती है। साधनों सामग्री के महत्वपूर्ण उत्पादनों की वृद्धि हो जाती है। जब कर्मचारियों के अन्य संचालन कार्य की वृद्धि होने से श्रमिकों की आवश्यक होती है। श्रम का विभाजन, अब इसमें क्या होता है, श्रम मतलब मेहनत का विभाजन। जब कंपनी छोटी है तब क्या होता है कि कम ही लोग का उपयोग होता है। जब अधिक कंपनी बढ़ जाती है तो क्या उसका मात्रा जब बढ़ जाने पर काम भी बढ़ता है। काम बढ़ने से क्या होता है, अलग अलग कर्मचारियों को क्या कहता है, अलग अलग काम सौंप दिए जाते हैं, जिस कारण से काम अच्छा सही ढंग से बिना भूल के ये कार्य हो जाता है। इसलिए क्या होता है, इसको क्या श्रम का विभाजन के रूप में सिद्धांत के रूप में गिना जाता है। अब अधिकार और दायित्व का सिद्धांत के बारे में पढ़े तो अधिकार और दायित्व क्या है उसके बारे में देखें कि अधिकार और दायित्व का एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। एक व्यक्ति के पास ही क्या होता है कि अधिकार दायित्व होता है और अधिक अधिकार दायित्व होने के कारण वह कर्मचारी के अच्छे से कार्य कर सकता है। वह अपने पद, ज्ञान, योग्यता, कौशल और नेतृत्व कला और आदि को सबको ध्यान में रखकर अधिकार दायित्व एक व्यक्ति को दिया जाता है जो अच्छे से अच्छा कार्य करा सकता है। इस तरह से अब आगे हम देखें तो अनुशासन का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो साधनों के महत्तम उपयोग प्रवृत्तियों के लिए औद्योगिक अनुशासन होना आवश्यक है। अनुशासन एक निश्चित प्रकार का सुमेलित और वातावरण उत्पन्न करता है। औद्योगिक अनुशासन के नियमों और आचरण के सहित के कारण स्थापित होता है, जिसलिए हम स्थापित हो सकते हैं। ये कर्मचारी के विशाल हो अनुशासन के आचरण सहित द्वारा नियंत्रित करना हो जाता है, जिससे कर्मचारियों का अंदाज बढ़ जाता है और संचालक की सुरक्षा ले जाए। मतलब क्या होता है कि अनुशासन रूप से कोई भी कार्य करना है, अनुशासन में रहकर अगर कर्मचारी काम करता है, समय पे आना, समय पे जाना और कार्य अच्छे से करना है तो कर्मचारी को भी लाभ होता है, कंपनी को भी लाभ होता है, समय पर कार्य होता है और दुर्मितव्ययता नहीं होती है। समय समय पर निरीक्षण भी होता रहता है। अब आदेश की एकरूपता का सिद्धांत के बारे में, आदेश की एकरूपता का सिद्धांत अर्थात कि कोई भी कर्मचारी उसको आदेश देने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति होना चाहिए, कि जो एक बार आपने आदेश दिया वो कार्य होना चाहिए। ये नहीं कि अभी आपने आदेश दिया कुछ समय जाकर बाद बदल दो, नहीं, ये आदेश की एकरूपता होना चाहिए। जो एक ही कर्मचारी को क्या उसको आदेश दिए तो इंसान क्या काम करता रहे और उसके उत्तरदायी मान करके काम करता रहे हरदम, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। अब मार्गदर्शन की एकरूपता का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि मार्गदर्शन की एकरूपता का सिद्धांत क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। तो मार्गदर्शन की एकरूपता के कोई भी कर्मचारी है रोज बरोज के दिन क्या वो कार्य करता है। आयोजन हमेशा इसके अंदर जो आयोजन है हमेशा भविष्य को ध्यान में रख के किया जाता है और इसके अंदर जो कार्य किए जाते हैं उसको ध्यान में रख के होते हैं। इसलिए क्या होता है कि कर्मचारी को दिन दिशा मार्गदर्शन करना चाहिए कि आज के दिन उसको कौन सा कार्य कब कैसे किस प्रकार से कितनी मात्रा में कब समय में करना है उसको हमेशा बताना चाहिए। ठीक है। अब समानता के हित अधिकार के व्यक्तिगत हित के गुण के साथ समान मतलब एक समानता का अधिकार मतलब कि आपके कंपनी का मेन मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या, लाभ कमाना, और कर्मचारी का क्या मेन मोटिव, लाभ कमाना। तो दोनों का एक ही चीज़ है। अगर कर्मचारी अच्छे से काम करेगा तो लाभ आएगा, कंपनी में भी लाभ होगा, उसको भी लाभ। तो आपका और उसका दोनों को उद्देश्य को एक साथ जोड़ के एक समान करके और क्या हमें कार्य करना चाहिए, जिस कारण से कंपनी को अधिक से अधिक का लाभ प्राप्त हो सकता है। कर्मचारी को योग्य वेतन का सिद्धांत, कर्मचारी जितने भी होते हैं उनको योग्य वेतन देना चाहिए, उनके कार्य के अनुसार, उनके जितने समय तक काम करते हैं वो उनके कौशल्य के अनुसार, जैसा कर्मचारी वैसा उसको कार्य करना चाहिए। अनुभवी तो अनुभवी के अनुसार, नया है तो नए, प्रेशर है तो प्रेशर, जैसे कर्मचारी तो उस तरह से कर्मचारियों को क्या वेतन देने का कार्य करना चाहेंगे, क्योंकि कर्मचारी को एक अनमोल संपत्ति के रूप में क्या माना जाता है। अब केंद्रीकरण का सिद्धांत के बारे में, व्यक्ति के ढांचे को सफल बनाने के लिए कितने ही अंश में अधिकार केंद्रित विकेंद्रित होने चाहिए, जिससे स्पष्ट होता है कि यह स्वतंत्र व्यवस्था तंत्र में जितना अंश सत्ता के सौंपे नहीं है उतने केंद्र में कहलाता है। मतलब क्या केंद्रीकरण, केंद्र माने एक ही जगह, अगर एक कर्मचारी के पास सत्ता रहेगी, अगर पूरा पावर रहेगा तो वो ढंग से कार्य नहीं कर सकता। इसलिए अलग अलग सत्ता और दायित्व अधिकार बांट देने के कारण वर्ष क्या होता है, काम जल्दी होता है, अच्छी तरह हो सकता है और भूल कम होती है। अधिकार की रेखीय श्रृंखला का सिद्धांत, रेखीय श्रृंखला मतलब कि एक ही लाइन में लगाओ। जैसे कि माना कि पहले संचालक देता है, संचालक के नीचे मैनेजर, मैनेजर का वाइस मैनेजर, फिर कर्मचारी, जॉबर, फॉरमैन, मतलब एक के बाद एक उतर कर नीचे क्या मिलता है सूचना।
एक रेखीय में लगा होता है, ये रेखीय सिद्धांत के रूप में गिना जाता है। ये सबसे ज़्यादा क्या सेनाओं में ये चुनी जाती है, जो आगे हम पढ़ेंगे। अब व्यवस्था का सिद्धांत कि सिद्धांतों में दो बातों जोर देते हैं कि माल सामान का व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था। माल सामान के प्रति योग्य रूप से होना, स्थान होना चाहिए। योग्यता के कुशलता कर्मचारी के योग्य स्थान पर नियुक्ति करने चाहिए, मतलब योग्यता के स्थान पर हमको इसको नियुक्ति की जाती है, रूप से चुना जाता है, जिस कारण से क्या होता है कि व्यवस्था हम करते तो कर्मचारी अच्छी तरह काम कर सकता है, उसके अंदर व्यवस्थित रूप से जो भी उसको जो चीज़ वस्तु चाहिए वो काम कर सकता है, इस तरह से। अब देखेंगे समानता का अधिकार। कोई भी कर्मचारी एक कंपनी का एक व्यक्ति माना जाता है, कर्मचारी अमूल्य संपत्ति माने जाते हैं, तो सबके साथ क्या एक समानता का भाव होना चाहिए। निष्ठा, रुझान, समानता, न्याय सब एक जैसा होने के उनको समान इज्जत मिलनी चाहिए। ये नहीं कि आप उसको छोटा समझो तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, तो एक समान होना चाहिए। अब देखेंगे तो कर्मचारी के स्थिरता का सिद्धांत। अगर स्थायी स्थिर कर्मचारी व्यवसाय की एक पूंजी मानी जाती है। अगर कोई कर्मचारी लंबे समय तक आपके 10, 15, 12 साल अगर आपके यहाँ रुका हुआ तो आपकी कंपनी के बारे में सब कुछ जानता है और वो अनुभवी भी हो जाता है कि कब क्या किस प्रकार से कैसा काम करना है, तो इसलिए उस कर्मचारी को स्थिर रहना चाहिए। ऐसा करो कि छोड़कर ना जाए, नहीं तो कंपनी को क्या होता है, घाटा होता है। और कर्मचारी अगर वो छोड़ के जाता है तो आपको दूसरा कर्मचारी लाना पड़ेगा, जिस कारण से उसको सिखाने में समय और व्यय पहुँच जाएगा। इसलिए जो पुराने कर्मचारी होते हैं हमारे लिए बहुत कामदायक होते हैं। सूत्र पात्र का सिद्धांत। संचालकों में जिस कर्मचारी को उद्योग सहित आवश्यक होता है, वैसे कर्मचारियों को पहलू होना आवश्यक है। कर्मचारी ऐसे व्यवसाय वातावरण प्रदान करते हैं जिसमें कर्मचारी के पहलू प्रोत्साहन प्राप्त होता है, जिससे पहल वृत्ति से कर्मचारी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की शक्ति प्रदान होती है। मतलब कर्मचारियों को एक स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। कर्मचारी को स्वतंत्रता देने से कर्मचारी का काम अच्छी तरह से कर सकता है और उसको कोई रोक टोक नहीं होती। एक सूत्र पात्र के अनुसार वो कार्य करता रहता, किसी भी प्रकार की उसमें भूल होती नहीं है। समूह भावना के साथ, यहाँ पे कर्मचारियों के साथ समूह भावना के साथ मिलकर के कार्य करना चाहिए। जिससे समूह में मिलकर अगर कर्मचारी कार्य करता है तो भूल नहीं होगा। अगर जो सब लोग मिलकर के अगर कार्य करते रहेंगे तो उसमें भूल नहीं होगी, एक साथ मिलकर के कार्य चलता रहेगा, जिस कारण से क्या होगा कि काम अधिक और जल्दी हो पाएगा। नई नई पद्धतियों के द्वारा उसका क्या बारे में जान करके उसके कार्य को किया जा सकता है। अब देखेंगे लास्ट जो है कि पीटर ड्रक के संचालन के सिद्धांत के योगदान के बारे में पढ़ेंगे कि पीटर ड्रक के द्वारा बहुत प्रख्यात शास्त्री माने जाते थे। ये लेखक चिंतक भी थे, ये विद्वान भी थे। वैश्वीकरण समस्त जीवों में व्यवसायों का परिवर्तन किया था। इन्होंने कारखानों के संचालन नई नई पद्धतियों के बारे में लाए थे। पीटर ड्रक के मानव के द्वारा व्यवस्थित योगदान दिया, मतलब कि कौन सा उद्देश्य लक्ष्य का जो ध्येय था उसको उन्होंने पूरा किया था। जिससे ध्येय लक्ष्य बातों को विशेष रूप से उन्होंने ध्यान रख करके कार्य किया, एक सूत्र पात्र के दिया हुआ था, जिसके प्रभावशील थे, जिससे इसके योगदान के साधन के बाजार संचालन के तनाव संचालन के रूप में देखा था। मतलब कि क्या बाजार में कौन सा कार्य कब किस प्रकार से कैसा हो रहा है उसके बारे में उन्होंने पूरा पढ़ा था और किस तरह से संचालित करना है उसके बारे में उन्होंने ज्ञान दिया था।